नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। ट्रंप की दोस्ती वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने तहे दिल से किया सम्मान। कहा, भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा, जीएसटी में सुधार से जन जन के जीवन में आएगा सुधार और देश की आर्थिक उन्नति में मिलेगा बड़ा लाभ। देश के कई राज्यों में मानसून ने मचाई तबाही। सूत्रों के अनुसार बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थिति की करेंगे समीक्षा। अनंत चतुर्दशी पर आज देश भर में बप्पा को दी जा रही है विदाई। मुंबई में लाल बागचा राजा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। पुणे, हैदराबाद में भी धूमधाम से किया जा रहा है विसर्जन। और खिलती खबरों में यूएस ओपन फाइनल में कल अल्काराज और सिनर होंगे आमने सामने। इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में होगी भिड़ंत। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तारीफ किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन भी। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते दिखे। इस पर पूछे गए सवाल के बयान में ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया। आइए सुनते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिर क्या कहा है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री बड़ा महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी में सुधार कर मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रधानमंत्री ने बड़ी राहत दी। ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में राहत बनकर आया है। जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी में सुधार देश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा
लाभदायक साबित होगा। वर्तमान में देश की जीडीपी 330 लाख करोड़ की है, जिसमें से हमारे 202 लाख करोड़ का उपभोग है। यदि जीएसटी की इस छूट के बाद हमारा उपभोग 10% बढ़ता है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर घर में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं पर जीएसटी में राहत दी गई, जिसमें आम आदमी को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पर लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। और अब बात हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नौहराधार की, जहां से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां चोकर गांव में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। वीडियो शुक्रवार देर शाम का बताया जा रहा है, जहां करीब 200 मीटर तक ये भूस्खलन हुआ। मौके पर 5 लोग मौजूद बताए जा रहे हैं जो सुरक्षित हैं। वहीं पहाड़ खिसकने से 5 घर भी खतरे की जद में आ गए। आपको बताएं कि इस क्षेत्र में मानसून की बारिश से भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन का सिलसिला भी अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर जिले में NH5 पर भारी भूस्खलन हुआ। चट्टाने गिरने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी नहीं, जिससे भारी बारिश का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन तबाही के निशान गहरे हैं और वो हर जगह मौजूद हैं। बारिश की गतिविधियों में कमी से प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिली। इसके साथ ही कल भरमौर में फंसे 500 से ज़्यादा मणिमहेश यात्रियों को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा जिला मुख्यालय लाया गया। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में ज़रूरी सामान और दवाइयाँ हवाई मार्ग से पहुँचाई जा रही हैं। व्यास नदी पर पोंग, पंडो और सतलुज नदी पर बाखड़ा सहित प्रमुख नदियाँ और बांधों में जलस्तर बढ़ने से पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और हालात बिगड़ने का खतरा है। प्रकृति के कहर से मरने वालों की संख्या 350 को पार कर गई। लगभग 8000 घर क्षतिग्रस्त हुए। इसके साथ ही 800 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुख्य राजमार्ग बंद है। जल आपूर्ति लाइनें बह गईं, जिससे राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर पानी की भारी कमी देखी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीते गुरुवार रात हुई भूस्खलन में एनडीआरएफ कर्मी सहित 7 लोगों की जान चली गई, जिसका रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कुल्लू शहर में भूस्खलन स्थल पर तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया, जिसमें दबे लोगों को निकालकर रेस्क्यू किया जा रहा है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 4.5 फीट ऊपर है। हालांकि जलस्तर पहले से थोड़ा घटा है, लेकिन जब तक ये खतरे के निशान से नीचे नहीं आता तब तक गेटों से पानी छोड़ा जाता रहेगा, जिससे कांगड़ा जिले के इंदौरा, फतेहपुर उपमंडलों और पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहेगा। पंजाब में लुधियाना के ससुराली गांव में सतलुज नदी पर बना बांध कमजोर होता जा रहा है, जिससे 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते जरूरी कदम उठाए और बांध को मजबूत करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
पंजाब में लुधियाना के ससराली गांव में सतलुज नदी पर बना बांध कमजोर है, जिससे 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते जरूरी कदम उठाए और बांध को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। इस दौरान लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें बांध टूटने की अफवाह फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि बांध टूटा नहीं, बल्कि प्रशासन की इस पर पैनी नजर है। पंजाब में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जवानों ने अपनी तत्परता से बाढ़ग्रस्त इलाके में शादी को रुकने नहीं दिया। दरअसल चौथरा गांव में शादी से एक दिन पहले ही रावी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके बाद परिवार वालों को चिंता सताने लगी। राहत और बचाव दल को इसकी सूचना मिलने पर जवानों ने तत्परता दिखाई और दूल्हे समेत 10 रिश्तेदारों को शादी के तय जगह तक पहुंचाया। इलाके में रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह के सहयोग से राहत अभियान चलाया जा रहा था। इसके अलावा जवानों ने चौतेरा के 2 व्यक्तियों को मौत के मुंह से सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचाया। इससे पहले इस टीम ने जवाहर नवोदय विद्यालय में फंसे 400 छात्रों में से 130 को रेस्क्यू किया। 270 इंजीनियर रेजिमेंट अब तक 600 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। ये टीम 26 अगस्त से गांव आलेचक में अपना डेरा जमाए है। रेजिमेंट के रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह ने इन्हें ठहरने के लिए अपनी इमारत दी। उनके लिए लंगर और पानी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही संभाली और साथ ही गुरप्रीत सिंह इनके साथ रेस्क्यू में भी जाते हैं। के बेटे की शादी थी, हमने चौतरा गांव में काफ़ी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहां का पता था, हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फ़ोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को जिनकी मतलब शादी थी बेटे की यहाँ पर, हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए थे। उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर्स और नर्सों की टीम आज अपने मिशन की शुरुआत कर रही है। टीम ने अपनी यात्रा पंजाब के अजनाला क्षेत्र से शुरू की, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक है। इसके बाद ये टीम रामदास और अन्य प्रभावित इलाकों में जाएगी, जहाँ चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। एम्स की ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित है, बल्कि ये पीड़ितों के बीच विश्वास और सहानुभूति का संचार कर रही है। दवाइयाँ, उसके बाद जो चिकित्सीय विशेषज्ञता है, उसके साथ कोरोना को लेकर एम्स की ये टीम बाढ़ पीड़ितों तक हीलिंग टच पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। बारिश थमने से अब निर्माण कार्यों और भूस्खलन में बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नदप्रयाग, कमेड़ा, गोचर, पागल नाला में अवरुद्ध है। तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हैं। बागेश्वर जिले की बात की जाए तो यहाँ बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टिहरी उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली है, वहीं गुमखाल, लैंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल छाए हुए हैं। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बप्पा का ये उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। जितना भव्य उनका आगमन होता है, उतना ही विशाल बप्पा का विसर्जन भी। मुंबई में बीएमसी द्वारा बनाए गए अलग अलग अस्थायी तालाबों में गणपति विसर्जन सुबह से शुरू किया गया। विसर्जन के दौरान श्रद्धालु भावुक दिखे और अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की बप्पा के लिए। ऐसे एक परिवार से बात की हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने। आज अनंत चतुर्दशी और 10 दिनों का जो गणपति गणेश महोत्सव है वो आज समाप्त हो रहा है। जो गणपति अब तक घरों में विराजे थे या फिर सार्वजनिक मंडलों में थे, उनका आज अलग अलग जगहों पर विसर्जन किया जा रहा है। हम इस वक्त वर्ली के जमुरी मैदान में हैं, जहां पे बीएमसी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसके विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई है। कई सारे परिवार हैं जो यहाँ पे आना शुरू हो गए। करीब 2.25 लाख परिवार जो है वो यहाँ पे गणपति, मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मुंबई में अपने घरों में गणपति बिठाते हैं। कोई 1 दिन, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, सब जो है उनकी अपनी अपनी जो है परंपराएं रही है। परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार बताइए, कैसा क्षण है जब आप 10 दिन के गणपति आपके घर में थे, आज आप उनका विसर्जन यहाँ पर करने के लिए आए, कैसा क्षण है? बहुत आके भराई है, क्योंकि 10 दिन इतना अच्छा लग रहा था। घर में मेहमान आते थे, रोज नया प्रसाद होता था। तो आज गणपति बप्पा गए हैं, लेकिन हम सबको सुख आनंद देके गए। आप बताइए। मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अभी घर का गणपति विसर्जन करके अभी जुहू चौपाटी बंदोबस्त के लिए निकल रहा हूँ तुरंत। अच्छा। अभी
सार्वजनिक गणेश उत्सव का एक विसर्जन करने के लिए एक जन की सहायता मदद जन सेवा करने के लिए अब मैं निकल रहा हूँ। अंतिम जो विधि विधान होता है वो क्या होता है, वो हमें बताइए। जब आप जैसे ठीक है 10 दिन आपने आरती किया, अब आखिरी दिन जब आप विसर्जन करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या क्या विधियां हैं जो आप करते हैं? जी नॉर्मली जो करते 10 दिन वही करते, कुछ अलग नहीं करते, बट आरती करते हैं, प्रसाद दोस्तों को मिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, और कुछ नहीं, बस इतना। तो अपने लिए मांगा या बाकी लोगों के लिए भी मांगा? सब लोग के लिए मांगा, सब लोग के लिए प्रार्थना की, सब लोग के लिए अच्छा मांगा। ठीक है, आप बताइए। जितने भी भक्त है, जितने भी बच्चे हैं गणपति बप्पा के, उनको मानते हैं कि जितने भी आपके भक्त हैं सभी को खुश रखो और सभी पे आपका हाथ रखो। और ऐसे ही 7-11 दिन तो खाली उनका हम मान रखते हैं, बट गणपति बप्पा तो पूरे साल के लिए, तो वैसे उनका साल पूरे हमारे मन में रहते, तो पूरा वही कि मतलब सभी भक्तों को खुश रखो और ऐसे ही सलामत रखो बस। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने कहा भी कि गणपति का जो रिश्ता है बेसिकली भावनात्मक रिश्ता है मुंबई और महाराष्ट्र, खास करके जो लोग हैं जिस तरीके से बता रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा कि किस तरीके का जुड़ाव है, क्योंकि बता रहे हैं कि 10 दिन तो ठीक है वो घर में रहे, लेकिन मन में जो है वो हमेशा रहते हैं गणपति, और वही जो है मुंबई और महाराष्ट्र की पहचान है, वही यहाँ की संस्कृति है और वही यहाँ की समृद्धि की वजह भी है। अपने सहयोगी आदित्य कसारे के साथ मनीष कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और वहीं अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज मुंबई में गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन गणपति विसर्जन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शहर भर में करीब 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। मुंबई पुलिस विसर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, भीड़भाड़ को रोकने और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जा रहा है। शहर भर में लगभग 6500 से अधिक सार्वजनिक गणपति प्रतिमाओं और करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा घरेलू प्रतिमाओं का विसर्जन होने की उम्मीद है। इसके लिए बीएमसी ने 65 प्राकृतिक जलाशय और 205 कृत्रिम तालाब बनाए। इसके अलावा 12 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 40 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक आयुक्त और 18,000 कांस्टेबल तैनात किए गए। शहर पुलिस के अलावा राज्य रिजर्व पुलिस की 14 कंपनियां, सीआरपीएफ की 4 कंपनियां, त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रण बल, डेल्टा कॉम्बैट और महाराष्ट्र सुरक्षा बल प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगे। वहीं विसर्जन के दिन आज बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं गणेश उत्सव के अंतिम दिन पर मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर लालबाग राजा के पंडाल में गणपति बप्पा की आरती की गई। बप्पा की आराधना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। बीजेपी ने फैसला किया कि वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसे लेकर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली कैबिनेट के तमाम मंत्री और दिल्ली के सभी सांसद उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री से जुड़ी चुनिंदा किताबें भी बांटी जाएंगी। कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के निमंत्रण पर 4 से 7 सितंबर तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। आपको बताएं कि अपनी यात्रा के दौरान भारतीय मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका की उभरती भूमिका पर भारत नेपाल न्यायिक वार्ता में नेपाल के न्यायिक कानूनी समुदाय के जो सदस्य हैं उन्हें संबोधित किया, जिसमें हाल ही के न्यायशास्त्र न्यायिक क्षेत्र में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसएससी 120, एसएससी डब्ल्यू 34 और समकक्ष पाठ्यक्रम के कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट कर अपनी प्रशिक्षण यात्रा का समापन किया। परेड के दौरान कैडेट्स की अनुशासन, समर्पण और सैन्य कौशल का प्रदर्शन हुआ। एयर चीफ मार्शल सिंह ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना की प्रशंसा एक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। Op Sindoor stands as a shining testament to an unparalleled prowess that the Indian Armed Forces, where we demonstrated our capability to deliver swift, precise and decisive blows to the enemy. You, as the future of these forces, must understand that Defence Forces has always been and will always be the first responder. It is our collective responsibility to uphold the trust placed in us by each and every citizen of this nation, and we must be ready and prepared to meet this responsibility. भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान MiG-21 को सितंबर महीने के अंत में आधिकारिक रूप से विदा कर दिया जाएगा। राजस्थान के नाल वायुसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि MiG-21 विमानों ने 60 सालों से ज़्यादा भारतीय वायुसेना की सेवा की। दरअसल 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान विनको अभिनंदन वी द्वारा उड़ाए गए MiG-21 बाइसन ने ही एक F-16 को मार गिराया था। सिर्फ 1965, 71 और 1999 के करगिल युद्ध में ही नहीं बल्कि सोवियत मूल के इन विमानों को इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर में भी तैनात किया गया था। और अब बात टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इस साल महोत्सव अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महोत्सव में 50 देशों की 251 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें भारत की फिल्में भी शामिल हैं। विमुक्त नाम की भारतीय फिल्म को भी सेंटर पीस सेक्शन में दिखाया जाएगा। इस मौके पर टोरंटो में विमुक्त फिल्म के निर्देशक जितांग सिंह गुर्जर और फिल्म के अन्य सदस्यों से खास बात की हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने। 50वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और कास्ट एंड क्रू है विमुक्त की यहाँ पर। विमुक्त एक ऐसी पिक्चर है जो सेंटर पीस सेक्शन में दिखाई जा रही है। तो बात करते हैं जितांग सिंह गुर्जर, जो डायरेक्टर है, वो हमारे साथ हैं। जितांग, आपकी जो जर्नी है वो ग्वालियर से लेके टोरंटो तक खत्म हो रही है और भी आगे बढ़ेगी, तो बताइए कि कैसी रही जर्नी और कैसा रहा एक्सपीरियंस इसको डायरेक्ट करने का। तो मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ और एक छोटा शहर है ग्वालियर में, डबरा, वहाँ से आता हूँ और बचपन से काफ़ी सेंसिटिव रहा हूँ। कहानियाँ कहना चाहता था हमेशा से। जैसे बड़ा हुआ तो कहानियाँ कहने लगा, थिएटर करने लगा। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि किसी फेस्टिवल में या कहीं पर पहुँचे, पर आज हम यहाँ पर हैं सिर्फ इसकी बदौलत की सिर्फ कहानियाँ कहना चाहते थे। तो आगे भी मैं कहानियाँ ही कहता रहूँगा। पूजा हमारे साथ है, आपने स्टोरी लिखी है और उनके साथ लिखी है, लेकिन आइडिया आपका था, तो बताइए उसके बारे में, कैसे आपको ये आइडिया आया? ये एक दिन मेरा जो स्पेंड शेल्टर होम में किया मैंने फॉर मेंटली रिटार्डेड पीपल, वहाँ से ये आइडिया आया। जब उनके साथ पूरा टाइम मैंने बिताया और कितना इमोशनली वनरेबल हैं, फैमिली को मिस करते हैं, कैसा उनका सब चीज़ें हैं, और पता चला कि ये सब लोगों को भीड़ में कहीं पे छोड़ दिया गया है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी को कहना चाहिए। निखिल यादव हमारे साथ हैं, आप उसमें एक्टर हैं। जब मुझे पता चला कि ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है तो मैंने तुरंत सब कुछ बंद करके इस प्रोसेस में आने की कोशिश किया कि कैसे उनके थॉट्स होते हैं, कैसे उनके चीज़ें होती है, कैसे वो सोचते हैं और कैसा उनका वॉक हो। तो पूरा प्रोसेस मैं ये कर रहा था कि उनके साथ रह। फिर मैं वहाँ पे गया जहाँ पे ये शेल्टर होता है, जहाँ पे इनको रखा जाता है मेंटली डिसेबल चाइल्ड को। सो वहाँ पे मैं 10 दिन रहा। वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया उनके वॉक को, उनके माइंड को। तो चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं हार्ट से। तो शैली, आप
डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, इन्होंने बताए अपने चैलेंजेस के बारे में। आप भी बताइए कि आपने महाकुंभ में शूट किया तो क्या क्या आपने सहा, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? महाकुंभ में तो महाकुंभ हमारे लिए वॉर जोन था। हमें पता था वहाँ उतरना है तो पूरे हाथ पैर गंदे होंगे और करने हैं, सो वी जस्ट वेंट ऑल इन। और फिर जो मेमोरीज वहाँ पे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, हम लोगों ने वहाँ का जो लाइव क्राउड था उसे अपनी ही नैरेटिव में इन्वॉल्व किया, वही हमारे ब्लॉकिंग के पार्ट बने, वही हमारे एक्स्ट्रास बने बैकग्राउंड में। तो जिस तरीके की हमें वहाँ से स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अनजान लोगों ने जिस तरीके से अपना दिल और दिमाग हमारे लिए खोला, हमारी मदद की, वो बहुत मेमोरेबल था। जी पूजा, ये बताइए कि भारतीय लोग जो हैं वो कब भारत में ये पिक्चर देख पाएंगे? बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट ईयर। हम लोग अभी तो फेस्टिवल जर्नी पे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू टिफ कि उन्होंने हमें वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो ये थी एक्सक्लूसिव बातचीत कास्ट एंड क्रू की विमुक्त की। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और बिहार धीरे धीरे ही सही विकास की गति पर खुद आगे बढ़ रहा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन ने इस राज्य के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूती दी। जहाँ पहले रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता, वहीं आज हालात बदले हुए हैं और राज्य के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की राजगीर से ये खास रिपोर्ट। बिहार की खेल राजधानी के रूप में खुद को तेजी से विकसित कर रहा नालंदा जिले के अंतर्गत आने वाला राजगीर अब धीरे धीरे बिहार के बहुआयामी विकास के केंद्र का रूप लेता जा रहा है। यह भूमि खेल के साथ साथ वैश्विक पटल पर पर्यटन को भी एक नई गति दे रही है, जो रोजगार के नए अवसरों को लेकर आई है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। नंदकेश्वर प्रसाद, जो कि करीब 20 साल से खान पान की रेहड़ी लगा रहे हैं, का मानना है कि खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। यहाँ जब मैच शुरू हुआ तब आमदनी बढ़ गया है, ग्राहक भी आता है अच्छा और थोड़ा बिक्री ज्यादा होता है, मैच होता है, तो यही सब कारण है। बढ़त भी है, मतलब कि आन जान ज्यादा हो गया है। स्टेडियम बन गया, पुलिस कैंप बन गया, सब कुछ बन गया, बहुत आदमी आते जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इसे राजस्व में वृद्धि से जोड़कर देखते हैं। उनके मुताबिक यह एक बड़ा परिवर्तन है जो राज्य की आर्थिक प्रगति की राह को सशक्त कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, और जो हम भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं, बिहार ने ये शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बनाने की और फिर उसमें ये मेजबानी की। तो ये जो तीनों बातें हुई हैं, इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा सहारा मिला। अपनी आंखों के सामने राजगीर को निहारता देख रहे यहाँ के ग्रामीण राज्य सरकार को धन्यवाद देते नहीं थकते। वो यह बताना नहीं भूलते कि होटल, परिवहन और खान पान उद्योग को बड़ा फायदा हुआ है। जो राजगीर के धरती पर आप आए हैं तो यहाँ पर जितने सारी योजना बना है, उससे आसपास ग्रामीण लोगों को, गरीब वर्गों को, जो गरीब वर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कम से कम 1000 जो गरीब परिवार के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं। राजगीर खेल के माध्यम से आर्थिक प्रगति की नई कहानियां लिख रहा है, जो बिहार को सुरक्षित और विकास पर आगे बढ़ रहे राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। खेल ने राजगीर को एक नया रूप दिया है और राजगीर ने राज्य के राजस्व को एक नया आकार दिया है, जो कहीं ना कहीं बिहार को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।